नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं फिलिस्तीन की। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ ये तो हम सबको पता चल चुका है, लेकिन अभी भी फिलिस्तीन को क्या राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि फ्रांस इसकी अगुवाई लगातार कर रहा है और उसने कई सारे देशों को जुटा भी लिया है, लेकिन यूएन में क्या हो रहा है और इसके अलावा एक अन्य शिखर सम्मेलन जो 22 सितंबर को होने वाला है, उसके बारे में क्या अपडेट है। इसके साथ ही साथ क्यों मुस्लिम देश अब एकजुट होने लगे हैं इजराइल के खिलाफ, इन सभी मसलों पर बात करने वाले हैं और साथ ही उस पिक्चर की भी बात करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में बनती नजर आएगी। बहुत सारे सवाल हैं कि क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें एजेंसियों का क्या रोल है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी की शुरुआत करते चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे सवालों के जवाब जानते हैं। सर, यूएनजीए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिलिस्तीन को लेकर वहां पर प्रस्ताव लाया गया, भारत ने भी समर्थन कर दिया। देखिए पुनीत, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। दूसरी बात ये है कि जो यूएनजीए में जो प्रस्ताव आया था उसमें वो नॉन बाइंडिंग था। मतलब उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉन बाइंडिंग था। हालांकि उसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का नाम भी दिया गया है। भारत ने सपोर्ट किया कि एक फ़िलिस्तीन राष्ट्र होना चाहिए। फ्रांस ये प्रस्ताव लेके आया, ब्रिटेन ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो किया। लेकिन उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे कि अगर डिक्लेयर सब देश उसे कर भी देते तो वो नॉन बाइंडिंग था। उसकी एक थोड़ा सा एक शर्त लगी हुई थी, उसमें एक कंडीशन ये थी। मेरा मानना ये है कि फ़िलिस्तीन का जो इशू है ये रिज़ोल्व नहीं हुआ है और अभी कोई ऐसे हालात लग नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यूएनजीए में प्रस्ताव आया उधर इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि हम फ़िलिस्तीन को तो मान्यता नहीं देंगे, तो नहीं लेने भी नहीं देंगे और फ़िलिस्तीन को हम मानते ही नहीं कोई अस्तित्व में है, जो बेहद मतलब एक टकराव वाली बात है जो नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो हालात है बेहद बहुत मुश्किल हालात हैं। गाज़ा की अगर हम बात करें तो गाज़ा का जो नॉर्थ इलाका है, जो नॉर्थ सिटी है, वहाँ पर हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि बम्बार्डमेंट है वो अभी भी जारी है। आज भी 16 लोग मारे जाने की खबर है एज़ पर लोकल रिपोर्ट्स। तो वहाँ पर 16 लोग आज भी मारे गए हैं। तो अभी हालात बेकाबू है। हमास की जहाँ तक बात है, हमास के बीच में जो एक डील होने की बात कर रहे थे, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था, वो डील अभी कहीं कागज़ों पे है बट वो ज़मीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है कि वो होस्टेज वाला इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकेगा। इजराइल बमबारी कर रहा है और उसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि इजराइल बॉम्बार्डिंग कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने दोहा में भी अटैक कर दिया हमास के लीडर्स को निशाना बनाने के लिए। और अब ऐसी सिचुएशन जो सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सिनेरियो जो है वो इजराइल के लिए ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कई मुस्लिम देश जो हैं अब इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसको एक प्रकार से डिक्टेटरशिप या दबाव बनाने की, या मैं जो कहूँगा वही सही है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, कतर की राजधानी दोहा में जो अटैक हुआ उस पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना ये है कि हमने किया, अमेरिका का कोई रोल नहीं था। ये डिस्कशन हम अपने पुरानी वीडियोस में भी कर चुके हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका को ना पता हो और इजराइल यूनिलेटरल अटैक कर दे। तो इजराइल और अमेरिका दोनों को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था। एक कई बार ऐसा होता है कि आंखों में इशारा कर दिया जाता है कि आप कर लो, बोला नहीं जाता, उस टाइप के भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये तो तय है कि बिना अमेरिका की इजाज़त के कतर में की राजधानी दोहा में बम इजराइल नहीं डाल सकता था। और वो दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका और कतर के रिलेशंस भी जो हैं वो बिल्कुल यही वजह है। आप देखिए ना कि अलाए अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जहाँ भी जाते हैं वो सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त, कतर अमेरिका का दोस्त, और आपके यूएई भी एक तरह से अमेरिका के दोस्त है। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि इजराइल अटैक करेगा और अमेरिका को ना पता हो? तो वो तो एक बात खारिज नहीं हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं जो आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था। बिल्कुल, मैं ये सवाल कर रहा था कि जो इजराइल की डिक्टेटरशिप अब जो हावी होती जा रही है,
बाकी मुस्लिम देश यही मान रहे हैं कि भाई इसराइल कहता है कि नहीं हमने किया दमदारी से। यूएन में भी उन्होंने इसराइल की तरफ से ये कह दिया गया, पाकिस्तान ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा हक है, हम मारेंगे, क्योंकि हमास के लीडर्स थे। तो इसराइल का जिस तरीके का रवैया है वो मुस्लिम देश जो हैं उनको नागवार गुजर रहा है। वो 50 मुल्क इकट्ठा हो रहे हैं, आज ही मीटिंग शुरू हो गई। हाँ, वो एक मीटिंग होने वाली है कतर में, दोहा में बेसिकली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना उनके खुद मुल्क में हो रही है। एक बड़ा वर्ग वो एक उभर के आया है जो चाहता है कि भाई 2 साल से हम जंग के हालात में हैं, जंग में हैं, अब ये कब तक मामला आगे बढ़ेगा और इसको अब सोल्व करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू पे जो लोकल प्रेशर है वो थोड़ा सा अगर और बिल्डअप हो जाए तो शायद ये लड़ाई रुक जाए। कुछ लोग जो उनकी आलोचना करते हैं वो ये भी कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये उनका हेटरेड है जिसकी वजह से जंग हो रही है, हमास का नहीं है। अब हालात हमास के हैं, हमास के ये हैं कि कई बार समझौते होते होते बातचीत रुक गई है। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जगह अगर कोई और होता इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, तो शायद वो बातचीत बन जाती अभी तक और कोई समझौता हो जाता जिसमें वो जो 10 बंधक हैं वो रिहा कर दिए जाते और ये जो पूरी जो लड़ाई है ये एक तरह से ख़त्म हो जाती, या एक तरह से सीज़ फायर हो जाती, संघर्ष विराम हो जाता। अभी जो हालात हैं, अभी के हालात में ये मानते हैं कि जो जंग है ये इजराइल तो लड़ ही रहा है, कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू का ईगो भी लड़ रहा है। तो एक पॉइंट ये भी है। जहाँ तक दोहा में बैठक की बात है, इस्लामी मुल्क जो हैं वो सब आए हैं वहाँ पे, बातचीत करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो बातचीत यही है ना कि ये जंग रुकनी चाहिए। अब ये जंग रुकेगी कैसे? ये जंग रुकेगी ये कि ये तो कतर की राजधानी दोहा में जो ये मुस्लिम लीडर्स आएंगे ये अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि अमेरिका थोड़ा इजराइल को रोके या बेंजामिन नेतन्याहू को रोके। फिर हमास पे भी दबाव बने कि भाई आप जो 10 बंधक हैं वो रिलीज़ कर दीजिए। तो ये बातचीत कहीं ना कहीं बातचीत से ही होगा। जो अभी लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगता है कि मैं गाज़ा के नॉर्थ इलाके में, गाज़ा सिटी के जो नॉर्थ इलाका है वहाँ पर मैं लगातार अटैक करके और ग्राउंड ऑपरेशन करके वो जो 10 लोग इजराइल के अभी बंधक हैं उनको मैं छुड़ा लूँ और उससे फिर मैं एक हीरो बन जाऊँ। मतलब उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा भी लूँ और उसका मतलब अब जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे या होंगे, अमेरिका भी को भी खुश कर दूं, क्योंकि और उनका अमेरिका सपना है को, हाँ, गाजा कब्जाने का, एक प्रकार से गाजा के को हाँ, वो फुल भी एक कंट्रोल। वो डोनाल्ड ट्रंप की प्लान थी गाज़ा ऐसा, उनको तो गिफ्ट कर दूं एक प्रकार उनको गिफ्ट कर दूँ, तो कुछ ऐसा प्लान है। नहीं, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन को लेकर के इजराइल एक तरफ यूएन में साफ कर चुका है कि हम बनने भी नहीं देंगे, दूसरी तरफ फ्रांस इसकी अगुवाई कर रहा है। मतलब अरब मुल्क तो कर ही रहे हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब लोग साथ में खड़े हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हम इसको मान्यता देंगे, फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। और जो चीज़ें जैसे फ्रांस में तख्ता पलट हो गया, कल हमने देखा लंदन में कितना बवाल हुआ, तो क्या इन चीज़ों का आपस में कोई अंदर ही अंदर कोई जुड़ाव है या कुछ कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, कुछ काम चल रहा है कि भाई आप अगर ये करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी, आप सत्ता में बने रहो ना बने रहो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या? देखिए, फ्रांस में एक राइट विंग है ऑलरेडी और वो लगभग जीतते जीतते इस बार का जो इलेक्शन हुआ था वो जीतते जीतते हार गया था। तो फ्रांस में ये मुद्दा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोशलिस्ट हो। वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, करीब 7%, मैं गलत ना हूँ तो 7 या 9% के करीब मुस्लिम है। तो वो एक वहाँ की जो राइट विंग है, जो दक्षिणपंथी पार्टियाँ हैं, वो ये बात ज़रूर हमेशा कहती आई हैं कि भाई आप जो हैं पहले फ्रांस के लोगों का जो ओरिजिनल फ्रेंच है उनका प्रोटेक्शन करो, बाकी आपकी जो सोशलिस्ट पॉलिसी है जिसमें आप दुनिया भर में इस तरह के मूवमेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें फ़िलिस्तीन का मूवमेंट भी है, उसको नहीं करना। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो फ्रांस की पॉलिटिक्स है, ये सोच उभर के आई है कि फ्रांस को भी कहीं ना कहीं जो एक वेव
ऑस्ट्रेलिया में आई थी, पोलैंड में है, इटली में है, अमेरिका में है, वो कहीं ना कहीं वो वेव चाहते हैं कि वो एक बार फ्रांस में भी ज़रूर आए। यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की जो भावना है, तो वो एक सोच उनके अंदर फिर से आए। तो ये हो सकता है, मतलब जो आपने कोई जो इसको- इशारा किया, जो कोई आपने इसको प्रोवोक कर रहा है क्या? हाँ, मतलब कि भाई आप इस मौका देख के provoke मौका देख के कि एक तरफ फिलिस्तीन को कर रहे हैं सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार गिरा दो, कहीं ना कहीं इनके प्राइम मिनिस्टर चेंज करा दो, तो ये हो सकता है। हालांकि मतलब दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो चेंज करा दो, इमानुएल मैक्रों जो हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, ये एक बड़ी बात है ना? उससे बड़ा तो आप देखिए ना, लंदन में जो करीब 1.5 लाख हाँ, टॉमी रॉबिन्सन करीब 1.5 लाख लोगों को लेके आगे लंदन की सड़कों पे, और वो अप्रवासियों का मुद्दा है, वो वही वाला। वहाँ वो उसमें वाइट भी है कि वाइट सुपरमेसी की बात भी है। उसमें ये है कि लंदन जो है वो वाइट्स का है, ब्राउन का नहीं है, ब्लैक का नहीं है। वो उनके पास बैनर भी था इस प्रकार से कि सेंड देम होम, और यूके के पोस्टर्स लेके उसी के बैनर तले वो निकाला उन्होंने पूरी हाँ, रैली। तो ये भावना वहाँ पे भी है ब्रिटेन में, और इसका सपोर्ट एलन मस्क ने भी किया था। तो ये इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना, नहीं, बढ़ावा नहीं है, या अंदर से कोई कुछ ऐसा नहीं, प्रोवोक करने की बढ़ावा तो एक तरह से कहीं ना कहीं जैसे एलन मस्क सपोर्ट करते हैं वाइट मूवमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, तो ट्रंप के प्रशंसक ब्रिटेन में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक एंटी इमिग्रेशन रैली हुई थी अभी पिछले हफ्ते, वहाँ एक इंडियंस थे, उनकी पिटाई भी हो गई थी। वो वहाँ सपोर्ट में भाषण देने गए थे, लेकिन लोगों ने उनका भी विरोध किया। तो ये जो भावना आई है, ख़ास तौर पर जो ब्रिटेन है या फ्रांस है या इटली है, पोलैंड है, यूरोप है, ये कहीं ना कहीं वो जो ट्रम्प की वेव आई पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, वो जो एक वाइट सुपरमेसी की जो बात है, वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के जरिए पेनिट्रेट कर रही है। अगर आप इजराइल का हाथ है क्या इसमें? मैं अब नहीं, सीधा साफ करूं ये- कि वो नहीं, भाई नहीं। संबंध तोड़ लिए, यूके ने संबंध तोड़ लिए इजराइल से। नहीं, संबंध वो ट्रेड बातचीत, ट्रेड, हाँ, वही ट्रेड ट्रेड की, हाँ, ट्रेड की बातचीत जो है वो स्थगित की है। हम आपको बहुत सारी चीजें सब डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो ट्रेड की बातचीत की है, वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रख रहे हैं वो। रेस्ट्रेंट है संबंध। वो तो कई देशों ने कहा है, वो फ्रांस ने भी कहा है, तुर्की ने भी कहा है। तुर्की ने भी कहा है। अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था उस पर भी संकट के बादल है, बावजूद इसके इजराइल अपना जो सैन्य अभियान है वो जारी रखे हुए है। इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि जब तक अमेरिका कोई डील ब्रोक नहीं करता, तब तक ये मसला हल नहीं होगा, और इसमें कतर और सऊदी अरब का बड़ा हाथ होगा। कतर, सऊदी अरब, यूएई नहीं, और सिर्फ मैं 2 ही मुल्कों का नाम लूँगा। नहीं, लेकिन मैं इनको सबको जोड़ रहा हूँ। नहीं तो आप कतर, तुर्की का नाम भी सऊदी ले अरब, लीजिए, UAE तुर्की भी है, बाकी लोग भी हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि इतने सारे देश जो है अब वो फिलिस्तीन के नाम पर एक इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिका संतुलन कैसे बनाएगा अपने प्यारे इजराइल को संभालने के लिए, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि हम बनने नहीं देंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस है हमारे मुझे लगता है कि शायद इजराइल अमेरिका को ये भरोसा दे रहा है कि हमारे 10 बंधक हम जल्दी छुड़ा लेंगे, तब तक इस मामले को चलते रहना दो। और दूसरा, नेतन्याहू का प्लान जो है वो बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि पूरा गाजा ही साफ हो जाए। हाँ, वो यही प्लान है। इवन वो वेस्ट बैंक को भी कैप्चर करने वेस्ट की, बैंक तो उसमें। आधा उन्होंने कैप्चर ऑलरेडी कर लिया है। आप तो इसी को देखेंगे लेकर तो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर नाराजगी वेस्ट चल रही बैंक का अगर आप मैप देखें, अगर आप अब जो कुछ लेटेस्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो मैप है, पहले वो काफ़ी बड़ा हिस्सा था, अब इसराइल ने उसमें बीच में काफ़ी कॉलोनीज बना ली है। हालांकि वो बैरिकेटेड है, उनके हाईवे भी अलग हैं, सड़क भी अलग हैं, उन सड़कों पे फिलिस्तीनी जा भी नहीं सकते। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर 100% वो जो हिस्सा दिया गया था फिलिस्तीन को, उसमें से 30-40% या 30% के करीब नाराजगी शायद बढ़ रही है ना, बाकी शायद, हाँ, तो बाकी अरब हाँ। मुल्कों की नाराजगी तो है उसको लेकर। हाँ, नाराज़गी है। और मुझे लगता है कि अभी लेकिन समस्या नाराज़गी कोई खुशियाँ नहीं, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अभी गाज़ा में जो आम लोग मारे जा रहे हैं, जो गाज़ा सिटी है, वो जो है वो सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। लास्ट सवाल मेरा ये है कि इजराइल के ऊपर इतने सारे लोग मिलकर कोई प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, या आपको आने वाले वक्त में ऐसा नज़र नहीं आता? नहीं, मुझे लगता है कि अगर प्रेशर जब भी आएगा वो अमेरिका की तरफ से आएगा,
और जो उसका अमेरिका का रूट है वो है सऊदी अरब प्लस कतर। ये दो मुल्क जो हैं अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी हैं। इन दो मुल्कों के बगैर अमेरिका पर दबाव बनाना काफ़ी मुश्किल है, और अमेरिका पर अगर दबाव बनता है और इज़राइल और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत होती है तो ये जंग रुक सकती है। साथ ही हमास को भी कहीं ना कहीं कतर को कहना पड़ेगा कि भाई आप होस्टेज रिलीज़ कर दो ताकि ये लड़ाई धड़ाई बंद हो। ठीक है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन को लेकर जो ताज़ा हालात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, कई मुल्कों में फिलिस्तीन को लेकर चीज़ें चल रही है, उस पर आज हमने बात की। आपको चर्चा कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि और कौन से मुद्दे हैं जिनको हमको इस चर्चा में शामिल करना चाहिए था, और हम शायद अगर वो हमसे मुद्दे छूट गए हैं तो हम अगली चर्चा में उनसे ज़रूर जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।